Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आप ही की संस्कृत की कक्षा संस्कृत विद सीके में। आज हम देखेंगे संस्कृत व्याकरण के तहत प्रत्यय। तो जिस प्रकार आप लोग जानते हैं, पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग जो होते हैं किसी भी शब्द के प्रारंभ में लग करके उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या नया शब्द बनता है। उसी प्रकार से जो प्रत्यय होता है किसी भी शब्द के बाद में लगता है। तो देखेंगे, चलिए। तो संस्कृत में सार्थक शब्दों को पद कहते हैं। जो सार्थक शब्द होते हैं उन्हें पद कहते हैं। और किसी पद की व्युत्पत्ति का अर्थ है उस पद विशेष का रूप निर्माण किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकृति और प्रत्यय के मेल से हुआ है यह बताना। किसी भी शब्द के मूल रूप को प्रकृति कहते हैं। कोई भी शब्द जो रहता है उसका जो मूल रूप रहता है उसे क्या बोलेंगे, प्रकृति बोलते हैं। और उसके बाद में लगने वाले शब्दांश को हम प्रत्यय बोलते हैं। इसीलिए जब आपके पेपर में आता है तो प्रकृति प्रत्यय अलग कीजिए बोलता है। प्रकृति अर्थात उस शब्द का मूल रूप, और प्रत्यय अर्थात जो अंत में शब्दांश में जो जुड़ा है, शब्द के अंत में जो जुड़ा है वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। यहाँ याद रखना जरूरी है कि संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को नाम पद कहते हैं। धातु, प्रत्यय और प्रत्यय अंत के अतिरिक्त जो शब्द अर्थयुक्त हो उसे प्रातिपदिक कहते हैं। कृदंत, तद्धितांत और समास भी प्रातिपदिक होते हैं। जिस प्रातिपदिक के अंत में सुप विभक्ति होती है और जिस धातु के अंत में तिंग विभक्ति हो उसे पद कहते हैं। सुप और तिंग को विभक्ति कहते हैं। हालांकि ये एक तरह के प्रत्यय ही हैं। चलिए, प्रत्यय आप लोग जान गए कि किसी भी शब्द के अंत में जो जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार से होते हैं। पहला तो है कृत प्रत्यय और दूसरा है आपका तद्धित प्रत्यय। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्या है उसको पहले देखते हैं हम लोग। ये प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं और इनसे बने शब्द संज्ञा, विशेषण और अव्यय होते हैं। कृत प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में लगे रहते हैं उन्हें हम कृदंत कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार, कृदंत और तद्धित प्रत्यय। तो कृदंत किसे कहते हैं, जिस कृत प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में लगे रहते हैं उन्हें हम कृदंत कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले मुख्य प्रत्यय हम पढ़ेंगे। तो कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे 9 प्रकार के प्रत्यय। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला जो है अक्त्वा प्रत्यय, आधा क आधा त और व प्रत्यय, आधा क आधा त और व, अक्त्वा प्रत्यय। तो पहले होने वाली क्रिया को सूचित करने के लिए धातु में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है या अक्त्वा प्रत्यय लगाया जाता है। अक्त्वा प्रत्यय का अर्थ करके होता है। अक्त्वा प्रत्यय का अर्थ करके होता है। अक्त्वा प्रत्यय का क वर्ण का लोप हो जाता है। क वर्ण लोप होगा तो क्या बचेगा, खाली त्वा बचेगा। तो इसीलिए हमको पहचानेंगे कैसे, अंत में रहेगा आपका त्वा रहेगा, त्वा बनेगा। जैसे पठ में अक्त्वा जुड़ गया तो वो पठित्वा हो गया, इकारांत भी जुड़ गया उसमें। कुछ यहाँ पर उदाहरण है उसको देखते हैं। अक्त्वा प्रत्ययांत शब्द जो है, जैसे हस में अक्त्वा प्रत्यय लगा तो हसीत्वा, हंस करके। वद में अक्त्वा लगा तो उदित्वा, बोल करके। ग्रह में लगा तो गृहीत्वा, ले करके। प्रच्छ में लगा तो पृष्ठवा, पूछ कर। भू में लगा तो भूत्वा, हो करके। कृत्वा, करके। दृश धनक्त्वा, दृष्टवा। लिख धनक्त्वा, लिखित्वा, लिख करके। ये हो गया अक्त्वा प्रत्यय, पहला प्रत्यय। दूसरा प्रत्यय है आपका ल्यप प्रत्यय। तो ल्यप प्रत्यय का एक और विशेषता है, चलिए क्या देखते हैं कि ल्यप प्रत्यय का प्रयोग तब होता है जब धातु के पूर्व उपसर्ग का प्रयोग होता है। अर्थात जिस प्रकार से अक्त्वा प्रत्यय में क्या होता था, सिर्फ 2 ही चरण में पूरा हो जाता था, लिख और अक्त्वा, तो लिखित्वा बनता था। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सामने में उपसर्ग जुड़ा रहेगा। जो ल्यप प्रत्यय है अंत में क्या रहेगा, आपका उपसर्ग जुड़ा रहेगा। उपसर्ग आप लोग जानते ही होंगे, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है। तो तब अक्त्वा की जगह ल्यप प्रत्यय लगता है। जब सामने में उपसर्ग जुड़ जाता है तब अक्त्वा प्रत्यय की जगह क्या होता है, ल्यप प्रत्यय प्रयोग होता है। दोनों का अर्थ वही होता है।
इसमें लेप प्रत्यय का ला एवं प वर्ण का लोप हो जाता है तो बचेगा आपका सिर्फ य। केवल य वर्ण शेष रहता है और धातु के पश्चात जुड़ जाता है। इससे बने वाले शब्द जो होते हैं अव्यय होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, अनु प्लस भू प्लस ल्यप, अनुभूय, अनुभव करके। आ धन दा धन ल्यप, ये हो गया आदाय। ये सब क्या है, ये उपसर्ग हैं। प्रथम में उपसर्ग जुड़ेंगे, फिर आपका मूल धातु, फिर प्रत्यय। तो आदाय ये हो गया उत्पत्ल्य, उत्पत् धन ल्यप, उत्पत्त्य, प्रस्थाप्य प्रस्थाय, आगत्य, प्रणम्य। अंत में क्या बचेगा आपका, यह बचेगा। अंत में आपका यह बचेगा, सामने में उपसर्ग लगेगा और मूल धातु रहेगा। ये हो गया आपका ल्यप प्रत्यय। और उदाहरण देखेंगे, प्रणम्य, प्रणम्य, संपठ्य, संश्रुत्य, निपीय, विहस्य, विहाय और आनीय। और है बहुत सारे, आप लोग देख सकते हैं इसको। परिधन इच ल्यप, परीक्षा, उद धन लिख धन ल्यप, उल्लिख्य, वी में वी जुड़ा, विक्रिय, आहृत्य, संपूज्य, प्रदाय और अधित्य। ये हो गया ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय एक बात याद रखेंगे, सामने में उपसर्ग रहेगा प्लस मूल धातु प्लस ल्यप प्रत्यय, हमेशा 3 चरण में। बाकी जो 9 आपके प्रत्यय हैं उनमें से इसकी जो विशेषता है, सर्वप्रथम है, सर्व से सभी से अलग है। इसमें हमेशा 3 चरण में पूरा होगा। सामने में उपसर्ग रहेगा, धातु रहेगा और प्रत्यय रहेगा। आगे है तीसरा आपको प्रत्यय है सत्री प्रत्यय। तीसरा प्रत्यय आपका सत्री प्रत्यय। तो चलिए देखते हैं। किसी क्रिया के वर्तमान काल में होते रहने के अर्थ में, किसी क्रिया के वर्तमान काल में होते रहने के अर्थ में सत्री प्रत्यय लगता है। सत्री प्रत्यय का प्रयोग सिर्फ परस्मै पद धातु के लिए होता है। ये जो सत्री प्रत्यय है वर्तमान काल में होते रहने के अर्थ में लगेगा और इसका प्रयोग हमेशा परस्मै पद धातुओं में होता है। इसका अत शेष रहता है, अंत में क्या रहेगा, अत शेष रहेगा और इसका लिंग अनुसार रूप बदलता है। जैसे पुल्लिंग रहेगा तो अन, स्त्रीलिंग रहेगा तो अंति और नपुंसकलिंग रहेगा तो अत। इस पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसकलिंग में अत। जैसे गम धातु का हम लोग बनाएंगे तो गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत, जाता हुआ। लिख में बनाएंगे तो लिखन, लिखन्ति, लिखत, लिखता हुआ। धाव में बनाएंगे तो धावन, धावन्ति, धावत, दौड़ता हुआ। स्था, स्था बैठना, इसमें हम बनाएंगे तो तिष्ठन, तिष्ठन्ति, तिष्ठत। नृत्य में बनाएंगे तो नित्यन, नित्यन्ति, नित्यत, नाचता हुआ। शुरू में बनाएंगे तो शृण्वति, शृण्वन, शृण्वत, सुनता हुआ। क्रिया में बनाएंगे तो कुर्वन्, कुर्वन्ति, कुर्वत, करता हुआ। नम में बनाएंगे तो नमन, नमन्ति, नमत। स्मरण, स्मरन्ति, स्मरत, याद करता हुआ। इच्छन, इच्छन्ति, इच्छत, चाहता हुआ। सन, सति, सत, अस धातु का है, होता हुआ। उसी प्रकार से और यहाँ पर हैं, देख लेते हैं। दा धातु तो ददत, ददति, ददत। कथयन, कथ में कथयन, कथयन्ति, कथयत, करता हुआ। पट धातु में पठन, पठन्ति, पठत, पढ़ता हुआ। दृश्य धातु में बनेगा सत्री प्रत्यय का तो पश्यन, पश्यन्ति, पश्यत, देखता हुआ। घ्रा में जिघ्रन, जिघ्रन्ति, जिघ्रत। जी में जयन, जयन्ति, जयत। तो इसी प्रकार से जो आपका सत्री प्रत्यय है उसको हम पहचानेंगे कैसे। अंत में आपका अन बचेगा, यदि पुल्लिंग रहेगा, स्त्रीलिंग रहेगा तो अंति, नपुंसकलिंग रहेगा तो अत बचेगा। तो उसका हम लोग जब आता है आपका पठत आता है, आपके पेपर में पठत आता है तो उसका हम लोग प्रकृति प्रत्यय कैसे करेंगे, तो हो जाएगा पठ धन सत्री धातु, ऐसे धातु सत्री प्रत्यय, सॉरी, पठ धन सत्री प्रत्यय। इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रकृति और प्रत्यय अलग करना है। प्रकृति मतलब मूल रूप और प्रत्यय जो अंत में जुड़ता है। आगे आपका जो चौथा है सानच प्रत्यय। तो सानच प्रत्यय की भी एक अलग विशेषता है। यह जो है हमेशा आत्मनेय पद में ही लगता है। सत्री प्रत्यय जिस प्रकार से परस्मै पद में लगता था, अत, अंति, अन बचता था, यहाँ पर जो है सानच प्रत्यय आत्मनेय पद में ही लगेगा। तो सानच प्रत्यय में स और च का लोप हो जाता है, स और च का, तो यहाँ पर आन बचता है। क्या बचेगा, आन बचेगा। तो इसके पूर्व में अकार रहने पर मुख म का आगम हो जाता है और इससे मिलने पर मान रूप सामने आता है।
तो पुल्लिंग में मानः, स्त्रीलिंग में माना, नपुंसकलिंग में मानम। ये सभी जो हैं यहाँ पर मूल धातु ये आपके आत्मनेपद धातु हैं। इनका जो रूप है परस्मै पद के समान नहीं चलता, इनका आत्मनेपद के समान चलेगा। जैसे वृत्त धातु जो है तो इसका वर्तमानः वर्तमाना वर्तमानम होता हुआ, लभ लभमानः लभमाना लभमानम प्राप्त करता हुआ, सेव धातु का सेवमानः सेवमाना सेवमानम सेवा करता हुआ, वद धातु का वंदमानः वंदमाना वंदमानम वंदना करता हुआ, विद विद्यमानः विद्यमाना विद्यमानम, वृद्ध वर्धमानः वर्धमाना वर्धमानम, मन मन्यमानः मन्यमाना मन्यमानम। तो इस प्रकार से आपके पेपर में किस प्रकार से आएगा, जैसे आपकी रहेगा वर्तमानम वर्तमानम, तो आपको प्रकृति प्रत्यय अलग करना है तो कैसे करोगे, ये हो जाएगा वृत्त धन शानच प्रत्यय, वृत्त धन शानच प्रत्यय। इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे है आपका अक्त और अक्तवतु। अक्त और अक्तवतु तो भूतकालिक क्रियापदों के मतलब भूतकालिक क्रियापदों के निर्माण के लिए अक्त और अक्तवतु प्रत्यय लगाए जाते हैं। इसमें अक्त प्रत्यय के योग से बने पदों का कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग होगा और अक्तवतु प्रत्यय के योग से बने क्रियापदों का केवल कर्तृवाच्यों में किया जाता है। तो उदाहरण स्वरूप समझते हैं हम लोग। यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। पठ धातु का अक्त में बनाएंगे तो पठितः पठिता पठितम, ये भी लिंग अनुसार से जो है इसका रूप परिवर्तन होता रहता है। जैसे पुल्लिंग में पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता, नपुंसकलिंग में पठितम। हस में हसीतः हसीता हसीतम, हंसा गया मतलब वो कार्य जो है हो चुका है। प्रच्छ में पृष्टः पृष्टा पृष्टम, दृष्टः दृष्टा दृष्टम देखा गया। ब्रू या वच्छ में किस प्रकार से होगा, उक्तः उक्ता उक्तम कहा गया। पीतः पीता पीतम पिया गया। क्री में अक्त धातु लगेगा तो क्रीधन अक्त, क्रीतः क्रीता क्रीतम। श्रुतः का श्रुतः श्रु का श्रुतः श्रुता श्रुतम। खाद का खादितः खादिता खादितम। इस प्रकार से आपका जो अक्त धातु है ये लगेगा। अक्तवतु में देखते हैं तो ये भी भूतकालिक प्रत्यय है, किसी भी कार्य होने की स्थिति में ये लगता है। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे, लास्ट में देखो उसमें तह ता और तम रहेगा अक्त में, और अक्तवतु में वान वती और वत रहेगा। अंत में क्या बचेगा, वान पुल्लिंग रहेगा तो वान, स्त्रीलिंग रहेगा तो वती, नपुंसकलिंग रहेगा तो वत रहेगा। तो क्री में अक्तवतु लगा तो कृतवान कृतवती कृतवत कर चुका। दा में दत्तवान दत्तवती दत्तवत दे चुका। दृश्य में दृष्टवान दृष्टवती दृष्टवत, इस प्रकार से हो जाएगा। नम में नतवान नतवती नतवत नमस्कार कर चुका। पीतवान पीतवती पीतवत पी चुका। उसी प्रकार से गम धातु में गतवान गतवती गतवत जा चुका। अक्तवतु में ये जो है क्री धातु में लगेगा तो क्री मतलब खरीदना, तो क्रीतवती क्रीतवत कृतवान खरीद चुका। ब्रुवच्छ में उक्तवान उक्तवती उक्तवत कह चुका। श्रु में श्रुतवान श्रुतवती श्रुतवत सुन चुका। इस प्रकार से आपका अक्तवतु धातु जो है ये हम लोग पहचानेंगे कैसे इसको। लास्ट में क्या बचेगा आपका, वान वती और वत बचेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है आपका तुमुन प्रत्यय है। तो तुमुन प्रत्यय सिंपल सा है, के लिए के अर्थ में धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगता है। जहाँ पर के लिए का अर्थ आएगा तो धातु के साथ क्या लगेगा, तुमुन प्रत्यय लगेगा। और इसमें हम पहचानेंगे कैसे, अंत में बचेगा तुम। अंत में क्या बचेगा, तुम। जैसे लिख का लेखी तुम, स्मृ का स्मर तुम याद करने के लिए, दा का दातुम देने के लिए, नी का ने तुम ले जाने के लिए, पा का पाधन तुमुन पातुम पीने के लिए, श्रुधन तुमुन श्रोतुम सुनने के लिए, दृश्यधन तुमुन द्रष्टुम देखने के लिए, अधिधन इतुम अध्येतुम अध्ययन करने के लिए, क्रीधन तुमुन क्रेतुम खरीदने के लिए। और अंत में जो है आपका 8वां और 9वां तबियत और अनियर। तो तबियत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में होता है। इनसे बने क्रियापदों का केवल कर्मवाच्य में प्रयोग होता है। तबियत में तब्य शेष रहता है जबकि अनियर में अनिय शेष रहता है।
तबियत में हम कैसे पहचानेंगे? तब्य शेष रहेगा और अनियर में अनीय शेष रहेगा। तो पहले तबियत का देखते हैं। चाहिए के अर्थ में तबियत का प्रयोग होगा और योग्य के अर्थ में अनियर का प्रयोग होगा। तो दृष्टधंतव्यत दृष्टव्य देखना चाहिए, पृच्छधंतव्यत पृष्टव्य पूछना चाहिए, दाधंतव्यत दातव्य देना चाहिए, श्रुधंतव्यत श्रोतव्य सुनना चाहिए, गृहधंतव्यत गृहीतव्य ग्रहण करना चाहिए, ज्ञाधंतव्यत ज्ञातव्य जानना चाहिए, कृधंतव्यत कर्तव्य करना चाहिए, पाधंतव्यत पातव्य पीना चाहिए, भूधंतव्यत भवितव्य होना चाहिए। और अंत में अनियर। अनियर तो इसमें हम पहचानेंगे कैसे? ये जो है पहचानेंगे कैसे इसको? तो ये इसमें लास्ट में बचेगा आपका अनिया। क्रिधन अनियर करणीय करना चाहिए या करने योग्य, स्मृधन अनियर स्मरणीय स्मरण योग्य स्मरण करना चाहिए, दृष्टधन अनियर दर्शनीय देखना चाहिए देखने योग्य, पाधन अनियर पानीय पीना चाहिए, भूधन अनियर भवनीय होना चाहिए और स्थाधन अनियर स्थानीय ठहरना चाहिए, धावधन अनियर धावनीय दौड़ना चाहिए, दाधन अनियर दानीय देना चाहिए और श्रुधन अनियर श्रवणीय सुनना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये जो धातु प्रत्यय है वो धातु प्रत्यय के अंतर्गत अभी हम देखे हैं कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय अगले अंक में हम लोग देखेंगे तद्धित प्रत्यय। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।